ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं चक्रीय समलंब, और ट्रेपेजियम को हम बोलते हैं चक्रीय समलंब। ठीक है, ऐसा कुछ दिखता है, देखिए इस तरीके से। इसमें क्या होती है कि दो भुजाएं तो समानांतर होती हैं और दो भुजाएं समानांतर नहीं होती हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, समलंब चतुर्भुज भी बोलते हैं। और इसमें चक्रीय डाल दिया है, चक्रीय डाल दिया, साइक्लिक ट्रेपेजियम। साइक्लिक ट्रेपेजियम का मतलब हो गया कि कोई भी चीज के अगर आप साइक्लिक डाल देते हैं, इसका मतलब कि ये किसी सर्कल के अंदर जरूर आ सकता है जिसके चारों वर्टेक्स क्या हो सर्कल में। और ये प्रॉपर्टी आते ही आपके दिमाग में एक और चीज आना चाहिए कि इसमें आमने सामने के जो कोणों का योग होता है वो 180 डिग्री होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अंदर में। अब 180 हो सकता है इनके इनके कोणों का अंतर अपोजिट वाले में। अच्छा, एक चीज और समझेंगे कि समलंब में हमारे पास ना ये दोनों कोण बराबर होते हैं, ये दोनों कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगर ये हमारे पास क्या आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम क्या होता है कि जब ये दोनों भुजाएं बराबर बराबर हैं तो ये दोनों कोण बराबर होंगे। इसमें हमारे पास स्केलन ट्रेपेजियम भी आता है। स्केलन ट्रेपेजियम का मतलब ये थोड़ी भुजा अलग होगी, ऐसा दिख जाएगा। मान लीजिए कुछ ऐसा बना हुआ है, थोड़ा सा इसको बड़ा बना दी, ये भी वही चीज है कि ये वाला अलग है ये अलग, तो इस केस में ये कोण बराबर नहीं होंगे। लेकिन अगर ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो उस केस में कहीं क्वेश्चन में दिया है क्या, साइक्लिक ट्रेपेजियम। हाँ, तो अगर ये, अच्छा ये खुद ही आप समझ जाएंगे कि अगर ये साइक्लिक ट्रेपेजियम है, अगर ये सर्कल बन सकता है तो मतलब ये दोनों बराबर होंगे तभी पॉसिबल है। ठीक है, साइक्लिक बोलने का मतलब यही हो गया कि यहाँ पे, क्योंकि अगर ये रहेगा तो इससे तो पॉसिबल ही नहीं होगा बनाना। तो इस केस में हमारे पास ये दोनों बराबर, मतलब ये दोनों कोण भी बराबर होंगे और समानांतर तो होते ही है। अच्छा, क्या क्वेश्चन में दिया, कोण पी, इसका नाम पहले रख लेते हैं, एक को पी मान लेते हैं, एक को क्यू मान लेते हैं, एक को आर मान लेते हैं, एक को एस मान लेते हैं। कोण पी की वैल्यू हमारे पास क्या दिया, 85 डिग्री। अगर ये 85 तो ये वाला 95। बोलेंगे कैसे 95, क्योंकि आमने सामने के कोणों का कितना होगा, 180। 8 9 17 और 10 हमारे पास 80 हो जाएगा। अब ये 95 तो ये भी 95, क्यों, क्योंकि ये दोनों बराबर होते हैं। और ये 95 तो ये वाला 85। अब किसके बारे में दिया गया, सबसे पहले दिया गया क्यू। क्यू की वैल्यू कितनी है, 95, जो यहाँ नहीं है, क्यू की वैल्यू 85 है, तो ये वाला गया। क्यू यहाँ 85 है, यहाँ 85 है, ये वाला भी गया, 95 नहीं होगा। क्यू के बाद क्या आया हमारे पास, आर। आर देखिए यहाँ पे 85 है तो नहीं, आर यहाँ पे 95 होना चाहिए, तो ये वाला ऑप्शन भी गया। तो ये आर 95, ये वाला बचा हुआ आंसर। ऑप्शन नंबर सी आपको क्या होगा, राइट आंसर होगा। कॉमन क्वेश्चन, पहले जो पढ़ रहे हैं उसको पढ़ लीजिए, नेक्स्ट क्लास में डिसाइड करूंगा क्या कराया जाएगा। ठीक है, मतलब ये चीज समझा रहे हैं, नहीं तो बाकी क्वेश्चन में कोई दम नहीं है इसमें। ठीक है, तो अब मैं इस तरीके से समझा रहा हूँ कि हो सकता है आपको ये प्रॉपर्टी ना पता हो। अगर आप, मैं ये मान के बताऊंगा क्वेश्चन कि आपको प्रॉपर्टी पता है, तो ये क्वेश्चन 2-2 सेकंड वाले ही हैं। आप मैक्सिमम, आपको मैक्सिमम कितना लगेगा, 15 मिनट में खत्म हो जाएगा ये पूरा चैप्टर। चतुर्भुज ABCD में कोण ए और बी के समद्विभाजक O पे मिलते हैं। कोण AB की वैल्यू 41 है, C और D का मान निकालना, डबल कर दीजिए। अगर प्रॉपर्टी पता तो सिर्फ 82 करना, आपको कुछ लिखना भी नहीं है। अब ये प्रॉपर्टी कहां से आती है वो मैं समझाता हूं यहाँ पे कैसे। कोई भी चतुर्भुज होगा, अगर कोई भी चतुर्भुज हो, मान लीजिए A है B है, देखिए ये लिखने का एक्स्ट्रा समय, बाकी एग्जाम में लगाने के लिए 82 आंसर आपको दिख जाना चाहिए। क्वेश्चन में बोला कोण AB का समद्विभाजक, जब इसका समद्विभाजक और इसका समद्विभाजक, समद्विभाजक किसको बोलते हैं, जब ये कोण को क्या करता है, बराबर बराबर भागों में बांटता। अगर ये मान लीजिए ये वाला इसके बराबर है, ये वाले दोनों इसके बराबर आपस में, ये कोण कहीं O पे काटता है, O पे यहाँ पे हमारे पास मिला है, और कोण AOB की वैल्यू आपको दिया है, ये वैल्यू मान लीजिए हमारे पास क्या है, थीटा मान लेते हैं, और आपसे C और D का मान पूछा गया है। तो जो कोण AOB होता है ना, कोण AOB जो होता है, ये होता है हाफ एंगल, जो अपोजिट जो एंगल बचे हुए इन दोनों का, तो C प्लस D के बराबर होता है। अब ये वैल्यू अगर आपको 41 दिया है, सपोज कर 41, और हमको 1/2 इधर है और C प्लस D का मान चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इस 2 का इधर गुणा कर देंगे, C प्लस D, और यही पूछा जाता है इसमें, C D का मान। तो आंसर क्या आएगा, 82 आएगा। ये पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि आपके एग्जाम में रिपीट कर रहा है, पिछले 1 साल से मैं देख रहा हूँ ऐसा क्वेश्चन आ रहे हैं। 15 संख्याओं का औसत 38 दिया है, 15 की वैल्यू हमारे पास 38 है। 7 संख्याओं का औसत 41 दिया है, अंतिम 7 के वैल्यू 35 दिया हुआ है, एक संख्या बच गई, इसकी वैल्यू हम मान लेते हैं x है। ठीक है, अब हमको देखिए यहाँ पे चाहे अगर यूनिट डिजिट सबका अलग है तो हम यूनिट डिजिट का सहारा ले सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं, JSM रूल भी लगा सकते हैं। 7 एकम 7 आ जाएगा, 7 पचे 35 आ जाएगा, यहाँ x आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, x की वैल्यू ये घटेंगे, 7 5 12, 10 में से 2 जाएगा, लास्ट में 8 आएगा। 8 वाला एक ही ऑप्शन है, बाकी आप चाहें तो JSM रूल अप्लाई कर सकते हैं एग्जाम के ऊपर में। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया, 15,972 रुपए है 2 वर्षों में, और 3 वर्षों में हमारे पास 17,888.64 है। तो प्रति वर्ष ब्याज का दर क्या होगा, या तो इनको काट के थोड़ा छोटा बनाइए, ऑप्शन से चेक कर भी सकते हैं कि जैसे ये वाला 10 से 11 हो रहा है, यानी कि 10-11 का अनुपात बनना चाहिए, ये 25 और 28 का बनना चाहिए, और इसको 50 और 57, मतलब जो भी बनाना, बना के भी चेक कर सकते हैं किस वाले में बन सकता है। लेकिन उससे बेहतर क्या होगा, अप्रोक्सीमेशन देखेगी ये बढ़ा कितना है कि लगभग कितना बढ़ा, लगभग कितना बढ़ा। तो अगर हम देखें
कि 17,000 हमारे पास 88, हम पॉइंट इतना ध्यान नहीं देना आपको, एग्जाम में तो आपको आंसर से मतलब होता है ना। यहाँ पे 6 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 9 आ गया, यहाँ पे हमारे पास 1, यानी 1916 बढ़ा है। अगर मैं इसका 10% निकालूं, 10%, तो ये 1500 कितना है, 97 है। अगर 10% निकालूं तो हमारे पास 1597 बढ़ा, लेकिन 1900 है, यानी इससे ज्यादा बढ़ा था, 10 तो आंसर होगा ही नहीं। अब बचता है क्या, 12 होगा, तो 12 चेक करना है तो कैसे चेक करेंगे, इसका 15% निकाल लेते हैं, इसका 15% निकालेंगे, इसका आधा और बढ़ जाएगा, लगभग 750 के आसपास और मान लेते हैं। ये देखते ही देखिए 2200 से ऊपर हो जाएगा, 2200 से ऊपर हो जाएगा, और ये बढ़ा 1900, यानी जरूर 12 वाला आपका राइट आंसर है। बाकी आपको चेक करने की जरूरत है नहीं, कॉमन सेंस लगाइए, क्योंकि काटने में जाएंगे तो हो सकता है टाइम बर्बाद कर लें। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए किसी कार्य को 18 दिनों में करता है, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 18 दिन, और बी 24 दिनों में, दोनों का एलसीएम 70। मतलब ये इजी क्वेश्चन है, ये 4 बार में, ये 3 बार में। क्या पूछा गया, 6 दिनों तक काम करते हैं, 6 दिनों में यानी 7, 6 दिनों में करेंगे तो 42 काम कर लेंगे। कितना काम बचा है, 30 काम बचा हुआ है। ए कार्य छोड़ देता है, बी करता है, बी की क्षमता 3 है, 3 से भाग दे दीजिए, 10 दिनों में कार्य हो जाएगा। शेष कार्य ही पूछा गया, 10 आपका क्या होगा। एक मैथ्स का एक ऐसा कोर्स हम आप लोगों को फ्री में देने जा रहे हैं, जिसको पढ़कर आप अपने स्पीड को 10 गुना तेज कर सकते हैं। ये 100% गारंटी के साथ मैं बोल सकता हूं, जिसका प्राइस मैंने रखा है मात्र 0 रुपए। बहुत सारे लोगों की डिमांड थी फ्री क्लासेस के लिए, कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो एक मिनिमम प्राइस भी नहीं पे कर पाते। कैसे मिलेगा, किस तरीके से मिलेगा, कितने लोगों को मिल सकता है, वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर में आपको मिल जाएगी। मैथ्स बैच का नाम, पोस्टर कुछ इस तरीके से आपको एप्लीकेशन पे दिख जाएगा, मैथ्स 2026-27 फ्री बैच नाम से। ऑल एग्जाम के लिए, रेलवे हो, एसएससी हो, कांस्टेबल हो या स्टेट एग्जाम दे रहा हूं, इसकी प्राइस कर दी गई है फ्री। अब ये कैसे मिलेगा, सबसे पहले तो वो समझेंगे सभी लोग। सबसे पहले तो आपको डाउनलोड करना है मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल ऐप। यहाँ पे देखिए इसके बाद का प्रोसेस क्या होगा। जैसे आप डाउनलोड करने के बाद अपने आप को रजिस्टर करते हैं, अपने नंबर को, अपना पासवर्ड बनाते हैं, तो कुछ इस तरीके से प्ले स्टोर पे दिखता है, जहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद ये पहला स्क्रीन आपके सामने आएगा कुछ इस तरीके से। तो 2 जगह ये कोर्स आपको दिखाई देगा। आपको इसके लिए कुछ भी पेड करने की जरूरत नहीं है। जैसे आप डाउनलोड करके रजिस्टर करेंगे, ये कोर्स खुद से आपके बैच मतलब एप्लीकेशन के अंदर एक्टिवेट हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन देखा जाए तो टेक्नीशियन में भी था, एएलपी में भी था, एनटीपीसी सीबीटी 1 में पूछा गया था। यानी आगे आपको 12th लेवल में मिलने का लगभग 90% से ज्यादा चांस होगा। अब ये क्वेश्चन कई बच्चे एग्जाम में कर ही नहीं पाए थे, अगर देखा जाए सही में, तो जिन्होंने थोड़ा मोड़ा प्रैक्टिस किया था कॉमन लेवल से, उनसे ये क्वेश्चन नहीं बन पाया था। क्वेश्चन कोई यूनिक नहीं था, लेकिन हाँ क्वेश्चन के वेरिएशन को समझिए। एक सिंगल लाइन में आप लगा सकते हैं इस क्वेश्चन को, किस तरीके से लगाना है वो अप्रोच मैं आपको यहाँ पे सिखाता हूँ। एक व्यापारी के 2 वस्तु हैं एक्स और वाई, प्रत्येक को 1000 रुपए में खरीदा है। मतलब सीपी ऑलरेडी दिया है दोनों का 1000 रुपए है, किसी एक का हमने लिख दिया 1000 रुपए। फिर हम बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन में क्या बोला, वह दोनों वस्तुओं को समान मूल्य अंकित करता है, दोनों का मार्क प्राइस सेम है। अच्छा, फिर उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला, वह वस्तु एक्स को 15 और 20-30% की 2 क्रमिक छूट पे बेचता है, और फिर भी उसे 337 रुपए का लाभ प्राप्त होता है। यानी जो पहला वाला वस्तु, उसको 337 रुपए का लाभ होता है। यानी यहां से हम सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे पहले वाले को, 337 में जोड़ लेंगे, ये 1337 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1337 हो जाएगा। ये कॉमन सा चीज हो गया कि ये वाली वैल्यू की एसपी आ गई। लेकिन हमको देखिए पहले वाले में क्या था कि सीपी तो दोनों के लिए 1000 ही रुपए थे, लेकिन ये जो एसपी है ना, ये पहले वाले आर्टिकल का है। तो इससे हमको दूसरे वाले आर्टिकल तक पहुंचना है। कैसे, क्वेश्चन ने पूछा क्या है, यदि जो वस्तु वाई को 49% की एकल छूट पे बेचा जाए तो वाई का लाभ क्या होगा। लेकिन जो हमारे पास ये जो सेलिंग प्राइस है, ये हमारे पास सेलिंग प्राइस किसका है, एक्स का दिया हुआ है। हमको वाई का सेलिंग प्राइस पता चल जाए कि यानी सीपी तो 1000 ही है, अगर इसका सेलिंग प्राइस यहां पता चल जाए तो हम सीधा सीधा लाभ निकाल लेंगे कितना % है। तो अब इसके सेलिंग प्राइस से पहले इसके एमपी पे जाना होगा। एमपी पे कैसे जाएंगे, इसमें 2 डिस्काउंट दिए गए थे 15%, इसको हम लिखते हैं 3/20, यानी 20 वाले पे 3 का छूट दिया गया था। यानी इसको पहले हम वापस एमपी पे ले जाते हैं, 20/3 अगर छूट दे देंगे तो 17 में बेचा गया होगा। अच्छा, दूसरा वाला 30% को हम 3/10 लिखते हैं, तो 10 में से 3 छूट दिया गया होगा, तो हमारे पास ये क्या हो गया, 7 में बेचा गया होगा। ये आ गया हमारे पास मार्क प्राइस। जो पहले तो यहां तक तो सेलिंग प्राइस था, लेकिन जैसे इसमें हमने छूट वाला वैल्यू को पीछे कर दिया, तो ये अब मार्क प्राइस हो गया। अब ये मार्क प्राइस क्या है, पहले वाले आर्टिकल के लिए भी सेम था, दूसरे के लिए भी सेम था। क्वेश्चन में बोला गया था ये दोनों को समान अंकित मूल्य है। यानी ये जो हमारे पास है, ये अंकित मूल्य अब क्या हो गया, वाई के लिए भी हो गया। लेकिन वाई पे छूट अलग था, 49% का छूट था। अगर 49 छूट दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 49 छूट दे देंगे तो ये 51/100 हो जाएगा। बस हो गया आपका आंसर, इतना ही करना था। यानी ये जो 2 डिस्काउंट दिए थे इनको पहले बढ़ा लीजिए, और जो छूट दिया था ये बन जाएगा पूरा मार्क प्राइस, और इसके बाद एक छूट दे दिया, यही हमारे पास रेशियो बन गया। अब जो जिससे कट जाए उसको काट सकते हैं। जैसे 17 से ये 3 बार में कट जाएगा, एक 0 से आप चाहें तो 0 को काट सकते हैं, ये पूरा ही काट लेते हैं इसको, ठीक है। 7 से काट लीजिए इस वाले को, 7 दूना 7, 7 से एक ही बार जाएगा।
6 है, 7 9 63, 191, और इधर बचा हमारे पास 3 और 2 6 बचा है। यानी 1000 वाले सामान को हम बेच रहे हैं, 6 से गुणा करें, 6 एकम 6, 6 9 54, 6 एकम 6 5 11। अब यहाँ देखिए अगर हमको प्रॉफिट चाहिए तो 100 बनाना होगा, तो यहाँ एक जीरो लगा दे, यहाँ लगा दे, तो यहाँ से जो लाभ दिख रहा है वो 14.6% का दिख रहा है, और यही हमारे पास आंसर हो जाएगा। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको कॉमन तरीके से लगा सकते हैं। और एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग जो आपके एग्जाम में पूछा गया था, सेम इसी तरीके से लगाते हैं। देखिए हमारे पास वही क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन इतना ज्यादा बार पूछा गया आपके एग्जाम में, आप टेक्नीशियन उठा लीजिए, एलपी उठा लीजिए, सीबीटी 1 उठा लीजिए, हर जगह आपको कम से कम 6 से 8 क्वेश्चन दिए गए हैं। सिर्फ मैं आपको 2 बता रहा हूं जिससे आपको सारे क्वेश्चन लगा सकते हैं इसी तरीके से। अब देखिए इस वाले क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, एक तरफ लिख लीजिए सीपी और एक तरफ लिख लीजिए एसपी। इसमें सीपी दोनों के लिए सेम ही दिया क्वेश्चन में, 500 रुपए का प्रत्येक है, इसका मतलब 500 पहला वाला भी है, दूसरा वाला है। लेकिन इसमें लाभ हुआ होगा, कितने का लाभ है, 636 का। तो पहले वाले पे जो 636 का लाभ हुआ है वो देखिए लाभ कैसे होगा, इसमें 600 जोड़ देंगे, 6 5 हमारे पास 1136 रुपए हो जाएगा, यही तो होगा ना, 6 5 1136 रुपए हो गया। इस पे 20% का छूट दिया गया था, इसको 20% बढ़ाएंगे, एमपी बनाते हैं इसको। इसका मतलब 1/5 है, यानी 5 वाले सामान को 4 में, ये 45% को 9/20 लिखते हैं, यानी 20 वाले सामान को 11 में। अच्छा ये तो हो गया, एमपी बन गया। अब इस एमपी से फिर छूट देना हमको, छूट कितना देना है, 67% का। 67% का छूट का मतलब इसका 33/100 कर देना है बस। अब जो जिससे कट जाए, जैसे 11 से कट जाएगा 3 बार में, 20 से कट जाएगा 5 बार में, 5 से ये वाला 5 बार में कट जाएगा। अब आप चाहें तो आप देखिए यहाँ पे आप गुणा कर सकते हैं बड़े इजी तरीके से, 4 से जो काट भी लीजिए, चलिए 4 से काट लेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 दूना 8, 4 8 है 32, और 4 चौके 16, इसमें 3 से गुणा भी करना, 3 चौके 12, 3 8 है 24, 25 हमारे पास हो गया, और 3 दूना 6 2 8। ये 500 वाला सामान 852 में बेचा गया है। लेकिन हमको क्या चाहिए था, हम इसको 1000 बना लेते हैं क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए, इसको 2 गुना कर लेंगे, तो ये हमारे पास कितना, 2 से 2 बार 4 हो जाएगा, 2 5 10 जीरो हो जाएगा, 2 8 16 17 हो जाएगा। 2 अंकों पे दशमलव यहाँ, 2 अंकों पे दशमलव यहाँ, देखिए कितना ज्यादा हो गया, 70.4% का क्या होगा यहाँ पे लाभ होने वाला, अगर दूसरे वाले वस्तु को। यानी कि पहला वाले सेलिंग प्राइस निकालिए, 2 जो डिस्काउंट दिए थे उसको वापस मार्क प्राइस पे ले जाइए, फिर एक डिस्काउंट दे दिए जो दूसरे वाले के लिए था, क्योंकि मार्क प्राइस दोनों के लिए सेम क्वेश्चन में दिया गया था। तो इसी तरीके से आप सभी क्वेश्चनों को लगा सकते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन टेक्नीशियन में आया था, पहले इसमें आया था, उसके बाद एनटीपीसी में पूछा गया था। तो यहाँ हमारे पास सीपी कितना दिया है, 3400। देखिए आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। सेलिंग प्राइस हमारे पास देखिए कैसे पता चलेगा, जो लाभ हुआ होगा, क्वेश्चन में लाभ दिया कहीं पे, सेम डिस्काउंट 10 50, 323 का लाभ है, इसमें 300 जोड़ देंगे तो 3700 कितना हो जाएगा, ये 23 हो जाएगा। छूट दिया गया था 10% का मतलब 10/9 है, 50 का मतलब 2/1। इसके बाद फिर टोटल 28% की छूट, यानी कि देखिए 28% का छूट मतलब 7/7 चौक 28, 7/25, 25 में से 7 चला जाएगा, 19/25 से बस अनुपात बनाइए, निकाल लीजिए, आंसर आ जाएगा। कुछ क्वेश्चन 5 वाले आते हैं, 4 का मतलब 724, 5 का मतलब 2525, ये बार बार रिपीटेड वाले क्वेश्चन है। ये 3 तो आपके माइंड में वैसे ध्यान होना चाहिए कि एग्जाम में अगर आप दूसरे से आगे निकलना है, बाकी आपको निकालने भी आना चाहिए। देखिए निकालने के लिए क्या होता है कि जो 5 का कॉम्बिनेशन होता है, अच्छा मैं आज ज्यादा डिस्कस कर दे रहा हूँ क्या आप लोगों को, मेरे हिसाब से सिर्फ ट्रिक ही बताना चाहिए ना, क्योंकि ज्यादा थ्योरी पढ़ेंगे तो फिर समय ज्यादा लग जाएगा, इतनी लंबी वीडियो बनती नहीं है। और माइनस में a + 1/a होता है, ये चीजें नॉर्मल आपको माइंड में पता होना चाहिए 5 के लिए। तो स्क्वायर भी निकालना है, क्यूब भी निकालना और ये भी निकालना। तो इसके लिए हम क्या पढ़ते हैं, देखिए स्क्वायर के लिए k² - 2 करते हैं, इसके लिए k³ - 3k करते हैं, और फिर लास्ट में -k होता है। अगर k की वैल्यू कुछ भी है, जैसे यहाँ 4 दिया है, तो देखिए 4 का स्क्वायर -2 कितना आता है हमारे पास, 14। क्यूब वाले में कितना आता है, 52, माइनस में 4, यूनिट डिजिट का सहारा ले लीजिए, 4 दूना 8 - 4, लास्ट में 4 आएगा, 4 वाला एक ही है तो एक ही होगा, पूरा सॉल्व नहीं करेंगे। ये कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है, a + 1/a की वैल्यू 5 है, 5 पूछा गया, कई बार पूछा गया, ठीक है ध्यान रखेंगे। 5 25 ध्यान रखेंगे। a + 1/a की वैल्यू 3, ये भी कई बार आपके एग्जाम में आ चुका है, a की पावर 5 + 1/a 1 2 3 होता है। वैसे निकालना उसी तरीके से, ऐसा नहीं कि याद कर लेना, आपको कोई भी नंबर दे दे, वैसे तो ज्यादातर यही नंबर यूज होते हैं, 2 4 5, अभी तक तो 3 4 5 अभी तक तो यही मिले, 6 7 8 भी आ सकता है, उसको भी आप निकाल लीजिएगा। कोई भी नंबर हो, कैलकुलेशन करेंगे तो सभी में आ जाएंगे। बाकी कैलकुलेशन बड़ा नंबर भी आएगा तो पूरा करना थोड़ी ना आपको सिर्फ यहाँ पे यूनिट डिजिट या डिजिटल सम का सहारा लेना है, जैसे कैलकुलेशन ज्यादा बड़ा होगा, छोटा रहेगा तो आप आसानी से कर सकते हैं। फिर से एक नया कॉन्सेप्ट यहाँ से शुरू होता है कि एक चीज आप ध्यान रखेंगे कि जब आप अलजेब्रा में ये वाला फार्मूला पढ़ते हैं, a³ + b³ + c³ बराबर में 3abc। अच्छा ये फॉर्मूला बराबर, देखिए ये इसके बराबर तभी होता है तब व्हेन a + b + c = 0 हो सकता है। वैसे तो और भी पॉसिबिलिटी होती है,
मतलब ये सबसे कॉमन वाली पॉसिबिलिटी है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होगा। बाकी और a बराबर b बराबर c होगा तो भी 0 मतलब आ सकता है 0 यहाँ, मतलब ये वैल्यू पॉसिबल हो सकती है। तीनों बराबर होते हैं तो भी होता है, उस केस में भी होता है, लेकिन उसके डीप में नहीं जाना आपको। आप ये सबसे ज्यादा जो यूज होता है आपके एग्जाम में कंडीशन के हिसाब से कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होगा। अगर क्वेश्चन में ये दे दे आपको स्पेशली कि a प्लस बी प्लस सी इज नॉट इक्वल टू 0, देन a बराबर b बराबर c वाला कंडीशन फॉलो होगा, या a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर a b b c प्लस c वाला जो होता है वो अप्लाई हम करते हैं। लेकिन अभी फिलहाल के लिए इसमें कोई कंडीशन ऐसा दिया नहीं है। तो हमको पता है कि अगर ये हमारे पास क्या है, अगर ये तीनों क्यूब बराबर 3abc दिया हुआ है तो ये तीनों का सम 0 होता है। अब ये चीज ऐसा नहीं कि हर जगह a b c ही दिखेगा, आपको कुछ भी दिख सकता है। इसके जगह a के जगह पे x-2 हो सकता है, 3 हो सकता है, नंबर में हो सकता है, जैसा भी दे दे। तो हमने देखा कि ध्यान देखिए ये क्यूब है, थोड़ा इसको ब्लैक कलर करते हैं हम लोग। देखिए यहाँ भी क्यूब है, यहाँ भी क्यूब है और यहाँ भी क्यूब है, लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, ये 2 का क्यूब ये भी अलग से। 8 जो था ना, ये 8 का मतलब क्या हुआ, 2 का क्यूब है ये, तो इसको भी ध्यान रखना है, ये अलग से नंबर देता है। तो देखिए इसीलिए देखिए इसमें जो 2 था ना इसके साथ आ गया है। देखिए यहाँ वैसे तो 3 होना चाहिए, 3 5 x-1 होना चाहिए था, x+2 होना चाहिए था। ये जो इसके साथ वाला जो 2 था ना, इसको इसके साथ 6 बना लिया, तो यहाँ 2 से गुणा कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 6x-8 हो जाएगा। अब ये हमारे पास आ गए। अब हमको एक चीज पता है कि इसमें हम एक चीज कर सकते हैं कि अगर ये चीज कंडीशन दिया मतलब a प्लस बी प्लस सी बराबर होगा, बस तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है 5x प्लस, और पूरा ही है एक तरीके से देखा है तो x ऐसे मेंटली जोड़ लेते हैं। देखिए 5 और एक 6 और 6 12x, ये तो x हो गया, माइनस वाला जोड़िए -1 -8 -9 और -9, 2 4 2 8 है और यहाँ पे 3 था। अच्छा ओके, तो ये -9 और ये मिलके कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा, बराबर में 0 होगा। तो 12x की वैल्यू 6 आ गई। मतलब ये मेंटली लग जाता है क्वेश्चन, ऐसे तो थोड़ा सा ध्यान देंगे तो इसमें तो सॉल्व ही नहीं करना पड़ता। अगर मतलब ये कंडीशन कहीं भी दिख जाए तो ध्यान रखिएगा, ये सीजीएल में बहुत बार पूछा गया, स्पेशली 2020 के बाद से इस तरीके से क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए थे आपसे एग्जाम में। कभी कभी ये सीधा क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है कि आप कंडीशन। इसमें और पॉसिबिलिटी बता दें आप लोगों को क्या क्या और चीजें बन सकती हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc बराबर 0, ये लिख के देता है। या तो इसको ऐसे लिख देता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर में 3abc, ऐसे लिख, देखिए ये भी लिखेगा, वही दोनों एक ही चीज है। कभी कभी इसमें भाग दे देगा abc, तो a स्क्वायर बराबर bc प्लस बी स्क्वायर अपन सी ए प्लस सी स्क्वायर अपन ab, इसकी वैल्यू 3। ये तीनों एक ही कंडीशन है, ये तीनों कंडीशन कहीं भी दिखेगा, इसका मतलब आपका a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 होगी। ये 0 होगी तभी ऐसा पॉसिबल होगा। इसमें और डिटेल में जाएंगे तो यहाँ पे a प्लस बी माइनस सी क्या होगा, a माइनस बी प्लस सी, बहुत सारी पॉसिबिलिटी होती है। लेकिन ये 3 सबसे बेस्ट कंडीशन कि अगर ये 0 है तो ये तीनों की वैल्यू 0 कंडीशन किसी भी तरीके से लिख के दिया जा सकता है। या तो ये देखे किसी एक को क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी बन सकता है आपका एग्जाम में, यही पूछ ले और आंसर 3 होगा। अब यहाँ पे ABC का मान कुछ भी हो सकता है, जैसे क्वेश्चन में हम ऐसे भी लिख दें अगर, या फिर थोड़ा ज्यादा डिटेल में नहीं चलते हैं, अब एक कॉमन चीज और बस समझते हैं। फार्मूला भी ध्यान रखिए इसका, ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ए क्यू बी क्यू सी क्यू माइनस। अगर मान लीजिए a प्लस बी प्लस सी 0 नहीं हुआ, तो अगर ये 0 नहीं है इसका मतलब क्या होगा, फार्मूला लगना पड़ेगा। इसका फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, फिर इसके फार्मूले को थोड़ा सा चेंज करते हैं तो एक और तरीके से लिख सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी, सबका यूज होता है आपके एग्जाम में। 1/2 कॉमन ले लेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर, ऐसे भी कर सकते हैं। थोड़ा और अच्छा अगर लिखना चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस में 3ab प्लस बी सी प्लस सी ए, ये भी एक बन सकता है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको मिलते हैं एग्जाम में, स्पेशली सीजीएल के एग्जाम में। ठीक है, तो ये हमारे पास होगा। और इसको अगर चाहें तो एक तरीके से और लिख सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी इंटू में 3k स्क्वायर। ये तभी हो सकता है जब a b और c क्या हो, AP में हो, AP सीरीज में हो, वेयर k इज कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस इतना ही जानिए, बाकी और भी लिख सकते हैं, बहुत सारे पॉसिबिलिटी और बना सकते हैं क्वेश्चन को, लेकिन इन 4 को स्पेशली आप ध्यान रखिएगा। बाकी कहीं जरूरत पड़ने पे इसका भी यूज होता है, इसका भी होता है, इसका सबसे ज्यादा यूज होता है अगर आपके एग्जाम में देखेंगे तो, बाकी इनके भी हो जाते हैं। और ये भी आप यूज कर सकते हैं अगर एबीसी का मान दिया हो 3k स्क्वायर का मतलब यहाँ k इज द कॉमन डिफरेंस। अगर ये एबीसी एक सीरीज में चल रहा हो, 3 4 5 हो, 2 3 4 हो, ऐसे क्वेश्चन मिल जाए तो वहां पे आप यूज कर सकते हैं इसको। ठीक है, और ये 3k स्क्वायर इसकी वैल्यू होती है, इसी का चेंज कर रहे हैं, इसी फार्मूले को, ये इसी के बराबर है।
ये वाला भी इसी के बराबर है। बाकी ए प्लस बी प्लस सी तो सब में कॉमन है। इसी फार्मूले को ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, डिपेंड अलग अलग कंडीशन के हिसाब से, जैसा क्वेश्चन आएगा वैसा हम लोग करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, मेरा एप्लीकेशन है मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल ऐप, जो इस यहाँ पे लिखा हुआ है। इस पे मैंने एक बैच लॉन्च किया है, संपूर्ण मैथ्स बैच, जो 2026 में पेपर हुए हैं और 2025 के जो लेटेस्ट क्वेश्चन में जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उस सीरीज को हम लोग चला रहे हैं, जिसमें एलसीएम एचसीएफ हो या नंबर सिस्टम हो, परसेंटेज, यानी सभी चैप्टर के जो अच्छे क्वेश्चन का सबसे बेहतर सोल्यूशन क्या हो सकता है, 10 सेकंड वाली ट्रिक क्या हो सकती है, वो सारे के सारे डिस्कस करेंगे। कौन कौन से पेपर डिस्कस करने वाले हैं, एनटीपीसी वाले, 26 वाले, टेक्नीशियन वाले, सीजीएल वाले, ग्रुप डी वाले होंगे, एएलपी वाले होंगे, और जो एग्जाम दिए गए इन सभी के जो बेस क्वेश्चन होंगे वो आपको क्लास में कराया जा रहा है, जिसमें हमने स्टार्ट भी कर दिया है, जिसमें एएलपी का परसेंटेज हमने शुरू किया है, और एलसीएम एचसीएफ वाले वीडियो भी आपको साथ में पड़ जाएगी। कहां मिलने वाला है ये आपको, मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल ऐप पे। अगर आप भी अपने स्पीड को 10 गुना तेज करना चाहते हैं किसी भी एग्जाम में, तो इस बैच से आप बिल्कुल कर सकते हैं। और अभी इसकी प्राइस मात्र रखी गई है 222, जिसमें आप अभी भी RS30 कूपन कोड लगाते हैं तो 30% का ऑफ भी मिल जाएगा आपको एक्स्ट्रा। चलिए आगे क्वेश्चन को और देखते हैं। जैसे क्वेश्चन और आपके एग्जाम में पूछा गया था 2026 में ही, क्या क्वेश्चन था हमारे पास, 3 धनात्मक पूर्णांक ABC है, यानी फिर से हमने A और B और C की वैल्यू निकालनी थी, जिसमें AB का एचसीएफ दिया था, BC का दिया था और CA का दिया था। तो इसकी वैल्यू 8 दिया था और इसकी वैल्यू 12 दिया है और इसकी वैल्यू 4 दिया है। इन दोनों का जो एलसीएम है तो हम बोलेंगे इन दोनों का एलसीएम 24 होगा, तो ये 24, B कॉमन है यानी B की वैल्यू 24 आ गई। इन दोनों का जो हमारे पास होगा वो कितना होगा, 12 ही होगा, और C कॉमन है 12 आ गई। 8 और 4 का देखेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, यानी ABC का ये मान आ गया हमारे पास। और लेकिन इस बार आपको क्वेश्चन में इनका योग नहीं पूछा गया है, न्यूनतम संख्याओं का ना तो गुणा करना है, आपसे बोला गया इन तीनों का जो एलसीएम है 240 है। अब देखिए एक चीज समझने वाली बात है कि देखिए इनका अगर एलसीएम निकालेंगे, इन तीनों का जो एलसीएम निकलता है वो हमारे पास ये 24 ही आएगा। ये 24 हमारे पास दिख रहा है, क्योंकि देखिए ये सबसे बड़ा नंबर है, जो इससे भी कट जाएगा, इससे भी कट जाएगा। और क्वेश्चन में बोला 240 है, इसका मतलब ये नहीं कि ये जो नंबर हमने निकाला ये सबसे मिनिमम वैल्यू हो गई। अब लेकिन इसमें और भी नंबर हो सकते हैं जो बड़ा हो सकता है, इसमें कोई नंबर का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे नंबर पॉसिबल हो सकते हैं यहाँ पे बड़ा कर सकते हैं, जिनका हमारे पास इनका एचसीएफ 8 आ सकता है। मतलब इसमें और भी नंबर हम मल्टीप्लाई करके बना सकते हैं जिनका एचसीएफ 8 आ सकता है। इन दोनों में कुछ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं जिसका एचसीएफ हमारे पास क्या आ सकता है, 12 आ सकता है। लेकिन हमको कितना ज्यादा चाहिए, 24 तो है, 240 दिया है, मतलब कहीं ना कहीं हमको 10 की और जरूरत है। और 10 का अगर फैक्टर बनाते हैं तो 1 और 10 का बन सकता है, या 2 और 5 का बन सकता है। अब इन दोनों में आपको ढूंढना होगा, इन सभी वैल्यू को इसमें मल्टीप्लाई करके अगर चेक करेंगे तो ऐसे बहुत सारी पॉसिबिलिटी आपके एग्जाम में हो सकती है। और उसमें आपको लेकिन क्या पूछा गया है, न्यूनतम मान। तो हम सबसे न्यूनतम मान ऐसा निकाल लें कि जो 240 से ज्यादा ना हो, यानी एलसीएम 240 भी बना रहे, इनका एचसीएफ भी ये सब बना रहे, और हमारा 240 भी आ जाए। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है कि पहले तो इनको छोड़िए, इस वाले नंबर से ही बना सकता है। वैसे बनाएंगे तो इससे भी आएगा, बड़ा नंबर आ सकता है, ऐसा नंबर आ सकता है जिनका योग इन चारों से बहुत बड़े बड़े हो सकते हैं। तो हमको क्या करना, जो सबसे छोटी वाली वैल्यू होती है उसको बड़े वाले नंबर में गुणा कर लेते हैं, और जो सबसे बड़ी वाली वैल्यू है उसको सबसे छोटे वाले नंबर में गुणा कर लेते हैं। यानी ए का मान 40, इसका मान 48 और इसका मान 12 ही हो गया। अब देखिए इनका एचसीएफ निकालेंगे तो 8 ही आएगा, इनका निकालेंगे तो इसमें क्यों नहीं गुणा किया, देखिए जो छोटी वाले को हम हमेशा बड़े वाले में, बड़े वाले को छोटे वाले, इनका निकालेंगे तो फिर से 12 आएगा, इनका निकालेंगे तो 4 ही मिलने वाला। मतलब ये रूल फॉलो होना चाहिए। अब इनको जोड़ लीजिए, ये 60 और 40 मिलकर कितने हो जाएंगे, 100। यही आपका क्या होगा, राइट आंसर होने वाला है। चलिए और भी क्वेश्चन देखते हैं, और बड़े अच्छे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे इस बार। जो अगर एनटीपीसी 2026 की बात करें, स्पेशली एलसीएम एचसीएफ से और कुछ चैप्टर हैं उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। दो संख्याएं ए और बी का जो योग है 129 दिया हुआ है, ठीक है, और जहां बी जो है बड़ा है, ए और बी का एलसीएम एचसीएफ दिया हुआ था 1/a 1/b। देखिए लॉजिकल तरीका क्या होगा एग्जाम वाला लगाने का कि 1/a 1/b निकालना है, मतलब b - a अपान में ए बी की वैल्यू हमको निकालनी है। अब इसमें बोला गया था b बड़ा है और a छोटा है, यानी इसको घटाने पे यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो ये जो दो निगेटिव वाले आंसर है ना, इनको आपको काट देना पहले तो, क्योंकि ये हो ही नहीं सकते। वैसे इनको काटने के और भी तरीके हैं कि हटा सकते हैं, वो मैं बताऊंगा कैसे। फिर दूसरा वैल्यू एक चीज समझिएगा कि इन दोनों संख्याओं का जो योग है ना वो 129 है। दोनों संख्याओं का जो योग है वो 129 है, और हमको निकालना है, घटाना है इनको।
तो अब अगर योग ही 129 है तो घटाएंगे तो क्या आपको लगता है कि 129 से बड़ा आएगा? मतलब ये जो ऊपर में जो 441 दिया ये भी गलत हो गया। मतलब एक ही ऑप्शन आपके पास बचा है 7/1350 वाला। अब बोलेंगे और तरीका क्या हो सकता है कि इसको काटने का? देखिए और एलिमिनेट करने का तरीका कि जो ए बी होता है, देखिए एलसीएम एचसीएफ का जो गुणनफल होता है ए इंटू बी, वही हमारा एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। यानी ए बी का मान तो आपके पास था ही क्वेश्चन में, 3 गुणे में 1350, तो ये हमारे पास 4050 लिख सकते हैं। या बोल सकते हैं जो नीचे ए बी है हमारे पास, इसमें 1350 होना चाहिए था, जो इसमें और इसमें नहीं दिख रहा था, इसी में दिख रहा था, या इसमें पॉसिबिलिटी थी, क्योंकि ये 1350 का ये फैक्टर बन सकता है 450। तो ये वाला दोनों ऑप्शन वैसे भी गलत हो गए थे। और यहां से भी चेक करते थे, एक बड़ा एक छोटा है। अगर इनको बेसिक से लगाना चाहे तो इनको लगाने के कई सारे तरीके हैं। आप अलजेब्रिक तरीका भी लगा सकते हैं, और ऐसा क्वेश्चन पहले भी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। अलजेब्रिक तरीका लगाना चाहे तो मैं तरीका बताता हूं कि b माइनस ए की वैल्यू चाहिए तो आप इस तरीके से लगा सकते हैं, b माइनस ए का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में 4ab। यहां से आप देखिए b माइनस ए निकालेंगे, a प्लस बी की वैल्यू दिया है 129 का स्क्वायर माइनस 4, बोलेंगे ए बी की वैल्यू है हमारे पास 4050 है। इनको सॉल्व करेंगे ये 441 आ जाएगा, और ए बी माइनस ए की वैल्यू जो आएगी हमारे पास वो हमारे पास 21 आ जाएगी। यहाँ पे रख लेंगे ऊपर में 21, नीचे में हमारे पास 3 गुणे में 1350 जो हमने पहले से निकाला है, ये 3 से 7 बार में। ये एक तो तरीका ही हो गया, लेकिन ये कैलकुलेटिव है, ध्यान रखेंगे, क्योंकि आप 129 का स्क्वायर करना या तो थोड़ा सा टास्क हो सकता है, इनको गुणा करना भी टास्क हो सकता है, इनको घटाना भी है, तो एक टाइम टेकन है। तो इसका वैल्यू पुटिंग का भी तरीका हो सकता है। वैल्यू पुटिंग में देखिए हम तरीका लगाना चाहें तो एक तरीका हमारे पास ये हो सकता है कि 129 सम दिया, एचसीएफ हमारे पास 3 है, मतलब कि संख्या जो होगी वो 3x प्लस 3y होगी। इनकी वैल्यू 129 दिया हुआ है, तो आप x प्लस वाई की वैल्यू यहां से निकाल सकते थे। वो बोलेंगे हाँ 3 से कट जाएगा, 3 से 4 बार और 3 से 3 बार 129 है। तो अच्छा, इनके साथ साथ इनका हमारे पास जो अगर इनका एलसीएम निकालेंगे, अगर एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा 3xy आएगा। इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी दी है 1350, यानी यहां से xy की जो वैल्यू है वो 450 है। अब हमको एक ऐसी वैल्यू ढूंढनी है जो जोड़ने पे 43 और गुणा करने पे ये आ जाए। तो बहुत कॉमन तरीके से ढूंढ सकते हैं, ईजी तरीके से। एक को हम बड़ा वाले को इसको 25 मान लेते हैं, इसको 18 मान लेते हैं, और ये 18 गुणे में 25। तो यहां से हमने देखा कि हाँ इनको जोड़ने पे 43 आ रहा है, इनको गुणा करने पे 450 आ रहा है। संख्या क्या है, एक 3x है, एक 3y है। तो देखिए 3 का तो एक का 18 3 54, एक 25 3 75, तो एक संख्या 54 है और 75 है, उसके हिसाब से भी आप लगा सकते हैं, लेकिन वहां भी कैलकुलेशन है। और सबसे आसान तरीका था एलिमिनेट करने वाला, अलजेब्रा वाला भी, और ये तरीका दोनों एक बेसिक तरीके होते हैं। एलिमिनेट करना सबसे आसान होता है कि कौन सा आंसर नहीं हो सकता है।